नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ व्यू पॉइंट के और एक नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं महेश्वरी। आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस चैनल का नाम है महविश नाज और वीडियो का टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज प्रेजिंग इंडिया टुकम पोर्ट गिफ्टेड टू इंडियन नेवी बाय ओमान सुल्तान। तो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विश्वनाथ और आज हमें ज्वाइन किया है भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने। थैंक यू सो मच नाजिया मैम आपके टाइम के लिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी तरफ से पाकिस्तान के हर एक सिटीजन को नाजिया इलाही खान की तरफ से जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे लगा आप कहेंगी पाकिस्तान के हर शहरी को उनका नया प्राइम मिनिस्टर मुबारक हो। नहीं, मैं कहूंगी कि हर एक पाकिस्तानी सिटीजन और वोटर्स को नया भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी अजीब सी चीज है कि आपके यहाँ आप अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन पाती हैं। और महिलाओं की तो खैर मुस्लिम का देश में या मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो पाकिस्तान में भी औरतों का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपना छोड़िए, पुरुष भी जो मर्द हैं वो भी अपनी मर्जी से अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन पाते हैं। आपके एस्टैब्लिशमेंट जो है, आपकी आर्मीज जो है, वही प्राइम मिनिस्टर चूज करती है। और मुनीर साहब से काफी अच्छे संपर्क हैं। दो शरीफ है, एक जो भगोड़ा शरीफ था मुटका, वो उससे काफी अच्छे संपर्क है, तो वही आएगा चुन करके। और किसी प्रोडक्टिव डिस्कशन से पहले मैं जानना चाहती हूँ, आज इतना स्माइलिंग फेस, इतनी खुशी किस बात की है? मैं हमेशा स्माइलिंग फेस ही रहता है मैं तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में ही होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन की जिंदगी है तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। दूसरी चीज है कि कल मैं 32 की पूरी कंप्लीट हो जाऊंगी, तो इसलिए एडवांस में मेरी और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो कल मैं पाकिस्तान होती तो हम केक भेजते। नहीं, थैंक गॉड, वो तो महादेव की कृपा है कि मेरा जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं तो मतलब अपने पूर्वजों का पैर छू करके, वो जिंदा होते या मुझे पता होता तो मैं जा करके उनका पैर छू करके आती कि थैंक गॉड कि मैं पाकिस्तान में नहीं जन्म हुई। बाप रे बाप, मैं भारत में इतनी सुरक्षित हूँ, इतनी खूबसूरत मेरी जिंदगी है। और आज मैं जो कुछ भी बन चुकी हूँ या मैं जो बनी हूँ या आगे जो बनूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सनातनियों की वजह से बनी हूँ। अदरवाइज मैं मुल्ला मौलवी के चक्कर में चले जाती तो अभी तो मेरे 12 बच्चे हो चुके होते। कमेंट बॉक्स में ना लोग आपको बर्थडे विश करने लग गए भाई, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। थैंक यू, जय श्री राम। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दुक्कम पोर्ट, ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दी और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। हम लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं और ये पोर्ट हमने आपको दिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट्स में आ रहे हैं, किस नजर से देख रही है? तो अब पाकिस्तानियों का पिछाड़ जल गया होगा, उनको बुरा लग गया होगा। मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना। मैंने तुम्हारे साथ ही सेशन किया था और तुम मतलब पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेटिव होकर के तुमने बोला था कि बॉर्डर पे आप लोग क्यों सऊदी अरबिया के सेना को आप तैयार कर रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम जो भी करें, हमारा देश है तो हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे। और आप देखिए ना, धीरे धीरे तो हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, पीओके पे तो हम कब्जा कर ही चुके हैं, लाहौर पे कब्जा करेंगे। बाकी बलोच और गिलगित तो खुद ही हमारे पास आने को बेसब्रा हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है कि हमको भारत से जोड़ दो। डेफिनेटली ओमान ने अपने पोर्ट को गिफ्ट किया है क्योंकि उन्हें हमारे नेवीज पर, हमारे डिफेंस पर, हमारे सरकार पर, हमारे सरकार के अचीवमेंट्स पर, हमारी सरकार के एफर्ट पर बहुत भरोसा है। देखिए महवेश, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2013 तक में
भारत का हर एक व्यक्ति भारत को तरक्की याफ्ता देखने का सपना छोड़ चुका था, क्योंकि हर चीज के पेशेंस का ना एक लिमिटेशन होता है। हम भी सोच में पड़ गए थे कि भाई अब भारत तरक्की कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से भारत को डुबा दिया था, भारत को खत्म कर दिया था, भारत को बर्बाद कर दिया था, मात्र 9-10 साल में आज जिस बुलंदी पर और जिस सक्सेस पर हमारा भारत पहुंचा है, इससे इनकार कोई मदरसा छाप गटर छाप ही कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं कर सकता है। जो एक जहानत रखता होगा, जो एक क्वालिफिकेशन रखता होगा, वो तो इनकार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम मुल्क हो या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हो, उन सबको भारत पर एक अजीब सा ट्रस्ट हो चुका है। एक होता है ना कि वी आर एक्वेंटेंस और एक होता है वी आर फैमिली। दो अल्फाज होते हैं अंग्रेजी के। तो अब मुस्लिम देश हो या वेस्टर्न देश हो या ब्रिटेन हो या डच हो या इटली हो या यूएसए हो, ये सब और जितने 56 मुस्लिम मुल्क हैं, आपको तो खैर हम पूरा पॉट ही समझते हैं, आपको तो हम मुल्क समझते ही नहीं है, कब्रिस्तान समझते हैं। तो ये सब जो है ना, अब हमें एक्वेंटेंस नहीं मानते, अब हमें अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। और हमने एक चीज बचपन से पढ़ी है कि बराबरी से बरादरी होती है। हमारा भारत पहले भी भारत था, लेकिन जब मनमोहन भारत की सरकार थी और फिरंगी औरत के आंचल से निकल करके मनमोहन जाता था विदेशी यात्रा पर, तो वो एकदम ऐसे करके खड़ा रहता था, डरा सहमा हुआ। और आज तुम देखो कि जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग उनको द बॉस, द लीडर ऑफ भारत, the most lovable favorite leader in entire world ऐसे करके पुकारा जाता है। कोई उनके पैर छू रहा होता है, कोई उनको नमस्कार कर रहा होता है, कोई अपने चेयर से उठ जाता है। मतलब ये आलम हमने कभी नहीं सोचा था। मैं तुमको बताना चाहूंगी 2010 में हम लोग बात करते थे कि अगर या इंटेलेक्चुअल जो लेवल के भारत के लोग हैं वो भी कहते थे कि भारत की जीडीपी अगर 4% पे भी चली गई ना, तो समझो कि भारत चल सकता है कुछ साल और, कुछ डेकेड तक और चल सकता है। अब तुम सोचो हमारी जीडीपी 7.9% है, 7.10 को टच करने वाली है कुछ ही महीने में। अच्छा तुम सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। आपके पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 345 बिलियन डॉलर है जीडीपी, 3.45 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर और लहरा देंगे भगवा झंडा, बोल देंगे जय जय श्री राम। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके खरीदने से पहले ही हम बेच चुके हैं। हमारे कुछ क्या खाली अवाम को खरीदेंगे? पाकिस्तान तो पहले ही बेच चुके हैं, हम कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। भगवा झंडा लहराने के लिए कुछ तो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। तो रतन टाटा जी का पैसा किस दिन काम आएगा? बस सिर्फ वो अपनी कंपनी का नेटवर्क दे देंगे, पाकिस्तान हमारे हवाले। और क्या, जो नेहरू ने गलतियां की थी, जो गांधी की वजह से आज तक हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो हमारा हिस्सा था, जहां पर प्रभु राम के पुत्र कुश ने जो लाहौर बसाया था, प्रभु कुश ने लाहौर बसाया था, तो वो जगह आपके पास है लाहौर। हमारे लिए कितना मतलब आस्था वाली जगह है लाहौर, हमारे लिए कितनी पावन और पवित्र जगह है लाहौर। तो जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी हिसाब से लाहौर में भी भव्य मंदिर हम खड़ा करेंगे और उसके बाद वहां की भी प्राण प्रतिष्ठा में एकदम जी जान छोड़ करके हम पूरी तैयारी करेंगे और चारों तरफ भव्य झंडा रहेगा, चारों तरफ लाहौर में। कितना मजा आएगा देखने में, वो आलम सिर्फ इमेजिन करके देखो महविश, कितना खूबसूरत लगेगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने एज अ पीएम तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा सराहा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ अच्छे टाइज चाहती हैं, ये जानते हुए भी कि इंडिया जो है उनके कंट्री के अंदर अपने रिलीजन को भी प्रमोट करने की इजाजत ले लेगा, हर तरह से फैल जाएगा।
दूसरी जाने पाकिस्तान चीख चीख के हर मुल्क के पास जाके कहता है कि वो लोग जो है ना रिलीजन को लेके बहुत कट्टर हिंदू हैं, वो तुम लोगों को सनातनी बना देंगे। ये सब सुनने के बावजूद वो इतना गंदा इग्नोर करके और फिर भी हाथ मिला लेते हैं हिंदुस्तान के साथ। देखिए, जितने भी 56 मुस्लिम मुल्क हैं या बाकी के जो देश है, उनको पता है कि मोदी जी बहुत कट्टर हिंदू है, इसलिए उन पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए ही उन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता, मुसलमान से ज्यादा फरेब कोई नहीं कर सकता, मुसलमान से ज्यादा धोखा कोई नहीं दे सकता, मुसलमान से ज्यादा ऐसा क्यों लगता है आपको? आप खुद भी मुस्लिम हैं, ऐसा क्यों लगता है? मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या आएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं जानती हूँ, इतना मक्खन मत लगाओ पाकिस्तान को, सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनना बहुत जरूरी है। तो मुसलमान से ज्यादा अश्लीलता कोई नहीं कर सकता, मुसलमान से ज्यादा अपंग और बंदर छाप कोई नहीं होता है। जिसको फतवा जारी करना है करो, मैं अब चिथड़ों को खोलूंगी। बंदर छाप भारतीय मुसलमान हो या पाकिस्तान मुसलमान हो, अल कुरान तो नहीं मान रहा है, ये पता है, अल कुरान तो नहीं मान रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा है चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, किसी औरत को गैर तरीके से देखोगे तो आंख निकाल दिया जाएगा, झूठ बोलोगे तो जबान काट दिया जाएगा, जना करोगे मतलब रेप या मोलेस्टेशन करोगे तो औजार काट दिया जाएगा, किसी का खून करोगे तो खून के बदले में तुम्हारा भी गला काट दिया जाएगा। तो क्या भारत के मुसलमान के साथ ये हो रहा है, इस्लामिक तरीके से इनको सजा दी जा रही है, या पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, इस्लामिक तरीके से सजा दी जा रही है? पर सौदी अरबिया आज भी इस्लामिक तरीके से सजा देता है। तो 4 महीने पहले की बात है, अक्टूबर में एक 2 कजन के बीच में लड़ाई हुई, एक कजन को 1 साल जेल में रखा गया, और जैसे उसका मर्डर हुआ था वैसे उसका भी गला काट दिया गया सऊदी अरबिया में, पूरा मजलिस बिठा करके, जबकि उसके उस बच्चे के रिश्तेदार और माँ ने वहां के कानून के सरबराह जो हेड है, उनके सामने अपनी पगड़ी और साफा उतार करके रख दिया था, टोपी उतार के रख दिया था कि बख्श दो, जाने दो। सऊदी अरबिया के जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं उन्होंने सीधा कहा था जो इस्लामिक कानून है वही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो 2 ऐसे लोग मिले हैं जो कट्टर मुसलमान है और जो कट्टर हिंदू है, तो इन दोनों की तो पटेगी आपस में। वो हमारे मोदी जी अपने हिंदुत्व होने से एक कदम पीछे नहीं कर सकते, सऊदी अरबिया अपने मुसलमान होने की कट्टरता से एक कदम पीछे नहीं हट सकता है। तो 2 जब न्यूट्रल पॉजिटिव माइंड के लोग, कट्टर दिमाग के लोग आपस में मिलते हैं तो बनती बहुत ज्यादा है। अब आती है बात कि मुसलमान पाकिस्तान का हो या भारत का हो, है एक जैसा, एकदम एक जैसा है। आपके यहाँ भी वही चुटकी दाढ़ी, सर पे टोपी, उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता। बहुत सारे लोग। अब क्या बनेगा इसमें, जाता मदरसा छाप या गटर छाप? क्या बनेगा? आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, क्या बनेगा? डीएम बनेगा, क्या बनेगा? प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, चुटकी दाढ़ी रख करके, टोपी रख करके, उटंगा पैजामा पहन करके, लंबा कुर्ता पहन करके। अरे जिस कौम को 1450 साल में अपने साइज का पजामा सिलना नहीं आया है, नाड़ा कसना नहीं आया है, वो साइंटिस्ट बनेगा? जो कौम अपना खतना भी करवाती है तो किसी हिंदू के फैक्ट्री से छुरी और चाकू मंगवा करके करवाती है, वो जिसने आज तक एक सुई नहीं बना पाया, मुसलमान इन्वेंट नहीं कर पाया, वो लंबी लंबी बातें करता है। कैसे लंबी बातें करते हैं भाई आप लोग? कहाँ से लंबी बातें करते हैं? और कौन आपकी बातों को बर्दाश्त करेगा? कोई आपकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में और भारत के मुसलमानों में कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ना वो प्रोडक्टिव है, ना वो एडुकेटेड होना चाहते हैं। आप और मैं अब बात कीजिए एडुकेशन पर, वो गुस्सा हो जाएंगे मुसलमान, वो बोलेंगे अरे कमीनी कहीं हम लोगों को पढ़ने बोल रही है, इसका बलात्कार कर दो, इसके कपड़े उतार दो, इसको नंगा करके चलाओ। अरे नाजिया का शक्ल तो हिजड़े जैसा है, अरे ये सुअर जैसी है। बिल्कुल नहीं हूं मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड करते हैं नाजिया को हिजड़ा बोल करके। नाजिया जैसी अगर कोई लड़की मिल जाए तुरंत निकाह पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तुरंत, 1 सेकंड में नहीं लगेगा। सही बात है। ये है मुसलमान का चरित्र कि वो अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए आपको हिजड़ा बोलेंगे, मुझे हिजड़ा बोलेंगे, आपको बच्चलन बोलेंगे, मुझे बच्चलन बोलेंगे। मानो जैसे कुरान ने बोला है कि औरत को ऐसे बेइज्जत करो, और हम और आप बात क्या करेंगे कि मुसलमानों को शिक्षित होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, जो उनको पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब आती है बात कि चलिए मान लेते हैं हमारे भारत में तो
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ही रहता है। अभी हालिया में आपके पाकिस्तान में बड़ा धूमधाम से इलेक्शन हुआ, धूमधाम से इलेक्शन हुआ, इतना सारा ब्लास्ट क्यों हुआ? सब तो मुसलमान ही है आप लोग, सारे हिंदुओं को तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। हिंदुओं की मंदिरें तोड़ दी, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस के चर्च को तोड़ दिया, यहूदियों के कब्रिस्तान को तोड़ दिया। तो आप तो सब मुसलमान हैं, तो फिर आपस में बमबारी किसको करके मार रहे हैं? मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का सच जो है वो नंगा सामने आ चुका। कुर्सी चाहिए थी सबको, इसलिए लड़ रहे थे। ओ, तो वही कुर्सी के चक्कर में तो हमारे इमाम हसन कुर्सी हुसैन के का भी गला कट चुका था महविश। इसी कुर्सी के चक्कर में तो चचेरे भाई ने चचेरे भाई का गला काट दिया था, इसी कुर्सी और गवर्नेंस के चक्कर में। तो काइंडली पढ़ा करें कुरान को बामायने। हमारे इमाम हसन हुसैन को का गला काटने वाला तो कोई गैर धर्म तो नहीं था, कोई बनी इसराइल तो नहीं था, कोई क्रिश्चियन तो नहीं था, कोई सनातनी तो नहीं था, वो तो मुसलमान अपना खुद का चचेरा भाई था इमाम हसन हुसैन जी का, उनका अपना खुद का चचेरा भाई था। तो ये मुसलमान देखिए किसी के साथ भी रहेगा वो लड़ेगा जरूर। अब देखिए आपके यहाँ 2 ब्लास्ट हुआ, 28 लोग बलोच में मर गए। उसके बाद पाकिस्तान प्रोविंस में 28 लोग मर गए। उसके बाद 16 आदमी जो है 16 लोग ब्लास्ट में मर गए पिशहिंद डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नॉर्थ में मर गए। उसके बाद 12 आदमी किला शैफुल्ला ईस्ट में मर गए। मतलब मरते ही चले गए, ये धूम ये धूम ये धूम करते चले गए। अच्छा, ये तो आपके इलेक्शन के बारे में वो तो हो गया। नाजिया जी, वो तो हम ब्लास्ट इसलिए करवाते हैं ना ताकि आबादी ज्यादा बढ़े नहीं। आप देखिए 24 करोड़ से 28 करोड़ पे चली गई है। और फिर दूसरी तरफ ये भी बुलवाते हैं कि अल्लाह की देन है। मतलब पहले पैदा करो अल्लाह की बात मान करके, उसके बाद फिर हाफिज सईद की बात मान बम करके ब्लास्ट उसका करके स्लीपर खत्म सेल कर बंद दो। करके उसके बाद घूम 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 करके उड़ा दी। वाह, ग्रेट, धन्य है आप लोग और मुसलमानों, वाह। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ, हम उनको रहमतें और बरकतें बना के उतारते हैं और फिर आबादी कम करने के लिए हम वापस भेज देते हैं। 72 वर्जिन हूर के पास उसमें भी बेचारी औरतों का नुकसान हो जाता है। अच्छा देखिए, डेनमार्क में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। उसके बाद बुल्गारिया में मुसलमानों ने, ये मैं 2023 के बारे में बता रही हूँ, जो डेटा दे रही हूँ वो 2023 का दे रही हूँ। बुल्गारिया में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। फिर उसके बाद तहलानी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। लंदन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। बर्लिन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। नॉर्वे में मुसलमान ने भगदड़ मचाया। पेरिस में मुसलमान ने भगदड़ मचाया। हल्द्वानी हमारे यहाँ कल उत्तराखंड में भगदड़ मचाया। स्वीडन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ढाका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। म्यांमार में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। जर्मनी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। श्रीलंका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। पाकिस्तान तो खैर सबका सरदार तो पाकिस्तानी है। दिल्ली में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ये रहा उसका, मुंह में भी आग रहता है मुसलमानों के, और पॉकेट में माचिस भी रहता है। आपने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है। जी, तो देखिए मुसलमान कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, उसके हाथ में पत्थर होता है, उसके घर के बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय होती हैं, उसके जुबान में जिस देश में रहता है उस देश के लोगों के लिए गालियां रहती हैं, सही बात। और दिल में 72 वर्जिन हूर की मोहब्बत रहती है। यही मेन कैरेक्टर और नेचर है मुसलमानों का, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर और नेचर नहीं है। अभी कल मैंने पाकिस्तान के न्यूज पे सुना कि ज्ञानवापी को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के आपके पाकिस्तान की सरकार ने सऊदी अरबिया को और यूएन को लेटर भेजा है। भारत में मुसलमान बहुत खतरे में, भारत के मुसलमानों को पूरा मोदी खत्म कर देगा। हाय 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 हाय। तो ये भी बता देते कि 18 अप्रैल 2023 को 12:15 में पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में आ गए थे। अहमदिया की मस्जिद को तोड़ दी गई। सही बात है, मस्जिद तोड़ दी गई अहमदिया। थोड़ा ये भी बताना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तानी अहमदिया की मस्जिद तोड़ दी गई 27 सितंबर 2023 को सुबह में 9:07 में। फिर 24 मई 2018 में सियालकोट में। फिर पाकिस्तान के बलोच के एरिया में एक मस्जिद तोड़ी गई 2023 में। ये लीजिए आप लोग कैसे करके मस्जिद तोड़ते हैं, देखिए। इतनी सारी मस्जिदें पाकिस्तान में टूटती है, खुद अपने ही लोग पर जुल्म करते और दूसरों को सलाह देते। पाकिस्तान का ही न्यूज है, अब मेरा नहीं, ये आपके पाकिस्तान का ही है। बोलिए, डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है,
तो अभी क्या है, ये देखिए आप कैसे मस्जिद तोड़ते हैं, आप लोगों का कब्रिस्तान कैसे खोदते हैं बमबारी करने के बाद, ये देखिए ऐसे लाइन से कब्रिस्तान लाइन से खोदते हैं। ये खोदते सब हैं। मुसलमान, कब्र खोदने वाला भी मुसलमान है, कब्र में दफनाने वाला भी मुसलमान है, मुसलमान है, सारे मुसलमान ही है। और हिंदू हमारी कंट्री की बात दफन करते होने हैं। वाला भी मुसलमान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए कहाँ पर टूटा है भाई, अहमदिया कम्युनिटी की मस्जिद जो है 1984 की बनी हुई थी, जिसको 84 आप में लोगों बनी। ने 18 सितंबर 2023 में सुबह 6:10 में तोड़ करके पूरा बर्बाद कर दिया पूरा मस्जिद बर्बाद को, कर जहाँ पर दिया। अल्लाहू अकबर होता है, वहां पर जहाँ पर हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह की सदाएं होती हैं, जहाँ पर अल्लाह के कलाम पढ़े जाते हैं, जहाँ पर तहलीमा बांधा जाता है, जहाँ पर अशहदों की उंगली उठाई जाती है, वहां पर आप लोगों ने बमबारी कर दिया। ठीक है, तो आप अपने मस्जिद के बारे में बात क्यों नहीं सही करते बात हैं? है। आप हमारे ज्ञानवापी के बारे में बात क्यों करते हैं? कुरान के पन्ने में ज्ञानवापी दिखाइए तो कहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाइए। कहीं पे भी नहीं पूरे है, पूरे अल कुरान में 30 पारे में ज्ञानवापी वर्ड कहाँ कहीं पर पे लिखा भी नहीं हुआ है? होगा, होगा ही कहाँ से। अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आमीन और सादिक बोला गया है ना, मतलब अमन पसंद मन और पसंद। अमानत में खयानत ना करने वाला। ओ हाँ, तो फिर ये अमानत में खयानत करने के लिए कोई खड़ा होगा तो हम तो भाई हमारे भारत के सनातनी, तो मैं तो उनको मतलब सल्यूट करती हूँ कि वो तो ऐसे बम नहीं मारते, वो तो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। तो सही बात है। इंडियन कानूनी लड़ाई लड़के फिर मंदिर या जो मस्जिद बनी है इलीगल वे में उसको डिमोलिश करते हैं। ऐसे बम मार के किसी भी मस्जिद आज तक इंडिया में नहीं गिराई गई जिस तरह से पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान खुद अपना सोच ले और अपना देख ले तो अच्छा है। यूएन में चला गया, इंडिया का केस लेके, ज्ञानवापी में ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई अपना खुद का देख लो, कैसे बम मार के आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कब्र खोद रहा है और उसी को डांट रहा है अंदर। अपना देख लो, अच्छा रहेगा। 50 साल, 60 साल, 500 साल, 498 साल, 302 साल, ऐसे ऐसे करके कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर वो अपने अपने आस्था की जगह को वापस लेते हैं, पर बम तो नहीं चलाते। आप तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश है, फिर आपके यहाँ मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं भाई, क्यों तोड़ी जा रही हैं? अब आते हैं औरत की इज्जत पर, अब आते हैं औरत की इज्जत पर आपके पाकिस्तान में। शैवाल कोई आपका जगह है? SASHIWAL, साहिवाल, साहिवाल। साहिवाल। बाप ने सिटी बेटी है। का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उससे Oh 2 my बच्चे God. पैदा किए। 2 बच्चे पैदा करने के बाद जो छोटी बेटी थी उसका भी बलात्कार कर Oh my दिया। जब वो God. बेटी प्रेग्नेंट हुई तब बड़ी बेटी ने जाकर के बाप के अगेंस्ट में कंप्लेन करवाया और बोला कि अब इसको जेल में चले जाना चाहिए। ये आपके पाकिस्तान का औरत का इज्जत है, So called इज्जत इज्जत। साहिवाल, हे भगवान। ठीक है। अब आप बताइए कि मुसलमान नाजिया जी, किस नाजिया जी, जब हम पब्लिक रिएक्शंस में ये सारी चीजें पाकिस्तानी पब्लिक के सामने रखते हैं ना, तो कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो आगे से जवाब आता है कि यहाँ तो चलो होता है जो होता है, इंडिया में भी तो होता है, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते? वहाँ की न्यूज छुपा ली जाती है, वहाँ की दिखाई नहीं जाती, वो नजर नहीं आती किसी को। ऐसा है क्या? नहीं, भारत में जब तक पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमान जेल में बंद नहीं होंगे तब नहीं तक आ भारत पाएगा, सुकून सही में है। नहीं आ पाएगा। देखिए यासीन मलिक जेल में बंद हो गया, कश्मीर तरक्की कर गया। देखिए मुफ्ती हाउस अरेस्ट हो गई, कश्मीर तरक्की कर गया। देखिए उमर अब्दुल्ला अब बिल्कुल विधवा हो गया, उससे सारे सारे पोस्ट पोजीशन छीन लिए गए अब्दुल्ला परिवार से। कश्मीर तरक्की में ऐसा ऐसा घमघमा रहा है कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है हम भारतीयों को, हम कश्मीर में ही स्विट्जरलैंड देख रहे हैं। इतनी तरक्की है। आप लोग तो बैठती भी है कश्मीरी बेटियों के साथ, आप लोग तो अपने कान से सुनती भी हैं कश्मीरी बेटियों की तरक्की के बारे में। मुसलमान बेटियां भी आप लोगों के साथ बैठती हैं, वो लोग भी अपनी कश्मीर की तरक्की के बारे में बताते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी आफ्ताब है जो 35 बोटियां सनातनी बेटियों के करते हैं, जितने भी नासिर खान है भारत में जो क्रिश्चियन बेटियों को गाड़ी में दबोच करके बलात्कार करते हैं, जितने भी अमीरुल टाइप के लोग हैं जो हिंदू कामदूनी का बलात्कार करते हैं 20-20 लड़का मिल करके एक साथ, जितने भी मुसलमान हैं जो चर्च में घुस करके 72 साल की नन का बलात्कार करते हैं, तो ऐसे ऐसे लफंदरों को जब तक, ऐसे ऐसे लौंडों को, मुसलमान लौंडों को जब तक जेल के अंदर नहीं भेजा जाएगा तब तक
हमारे भारत से ये सारे न्यूज आएंगे, मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारे यहाँ बलात्कार नहीं होता है, होता है, 3 साल की बच्ची का भी होता है, वर्जाइना में ब्लेड मार करके होता है, लेकिन करने वाला मुसलमान होता है, और इसका डेटाज मैं दे सकती हूँ। और जिस केस का मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है कि 3 साल की बच्ची के वर्जाइना में ब्लेड काट करके उसने इंटरकोर्स किया है, वो कहीं और का नहीं है। मैं जहां पर बैठी हुई हूँ वहां के ठीक उल्टे फुट पे केला बगान है, वहां का मुसलमान आदमी था। अब एक और आपको इंसिडेंट बता देती हूँ। उसी केला बगान का एक आदमी था, केला बगान वेस्ट बंगाल है एक स्टेट, उसी केला बगान का एक वहां पर एक एरिया है जिसका नाम केला बगान है, वहां का एक आदमी था, वो रात में लुंगी उठा करके कुतिया से सेक्स कर रहा था और वो चिपक गया, तो उसको बगल में मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ा कटवाने के लिए। अब आप सोचिए यार, अरे ऐसे ऐसे केसेस मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हमारे यहाँ होता है, क्योंकि देखिए ये लुंगी वाले लोग जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनने का जिनको शऊर है, ये लोग इसलिए इतना उपद्रव मचाए हुए हैं भारत में, क्योंकि जिस स्टेट में मैं अभी बैठी हुई हूँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ के मेयर फरहाद हकीम बोलते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। आपके डॉन न्यूज़पेपर को ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, डॉन न्यूज़पेपर को ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये तो पाकिस्तान, ये तो मिनी पाकिस्तान है, तो यहाँ नहीं बलात्कार होगा तो कहाँ होगा, और कहाँ होगा? कोठा, तवाइफ खाना, मुजरा, ये सब यहाँ नहीं होगा तो और वेस्ट बंगाल में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? क्योंकि फरहाद हकीम जो मेयर है यहाँ पर, जो श्रीमती ममता बनर्जी के सब जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उसके उनके सबसे लाडले मंत्री हैं, वो सबसे पसंदीदा मंत्री है वो, और उन्होंने पाकिस्तान के रिपोर्टर जर्नलिस्ट को, डॉन न्यूज़पेपर को उन्होंने बहुत खुशी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि ये पूरा कलकत्ता जो है वो मिनी पाकिस्तान है, चलिए मैं आपको और भी गांव में लेकर चलता हूँ, वो भी मिनी पाकिस्तान है। तो अब जब वेस्ट बंगाल मिनी पाकिस्तान फरहाद हकीम ने घोषित कर दिया है, तो बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं वेस्ट बंगाल से आती हैं, हो गई। अब जब ये हिंदू राज्य में आएगा तब देखिएगा बड़ी खूबसूरत हो जाएगी दशा और दिशा दोनों खूबसूरत हो जाएगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा क्या बोलते हैं, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखोगे, दूसरी ही चौराहे पर यमराज दिखाई देगा। सही बात है, और होता भी है। मोदी चाहिए, मोदी योगी जिंदाबाद। तो यही एक रीजन है कि ओमान हो या जितने भी मुस्लिम मुल्क हो, वो मोदी जी पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनको एक बहुत फेथ है मोदी जी पर, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि कट्टर हिंदू आज इस भारत का प्रधानमंत्री बन करके बैठा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाजिया जी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को लेके क्या कहेंगी, कहाँ स्टैंड करी है? माइंड ब्लोइंग है हमारी नेवी, हमारा डिफेंस तो चौथे पोजीशन पर है पूरी दुनिया में, हम चौथे पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं, लिस्ट में आपका नाम कहीं पर भी नहीं, पोजीशन के लिस्ट में आपका नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आप किसी पोजीशन पर है ही नहीं, आपका पाकिस्तान हो चुका कब्रिस्तान। लेकिन पाकिस्तान, पाक आर्मी को भी बहुत पावरफुल कंसीडर किया जाता है। देखिए आप लोग एक मतलब क्या बोलेंगे, एक पलीदा मारे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब है, सब मिथ है, ये सब मिथ है। हम क्या हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब निकालिएगा तो हम क्या लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए हैं? हमने तो दिवाली पे जलाने के पटाखे लेकर बैठे बना देंगे, पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना देंगे। और हम जैसे जो राष्ट्रवाद लोग हैं, जो इस राष्ट्र और धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो चीख कर वंदे मातरम बोलते हैं, जो अपनी इस धरती को धरती माँ बोलते हैं, हम जैसे लोगों को पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग को छेड़िए मत, हम लोग को छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। अच्छा, अब नाजिया जी ने वो बात करी दी कि एटॉमिक पावर है, तो मैं एक और बात ऐड करती जाऊं। नाजिया जी, हमारी जो एटॉमिक पावर है, उनको अपनी एटमी ताकत के जो फॉर्मूलाज हैं, तमाम कीमती असासे, हमने वो भी चलाने के भी लायक नहीं रहे, तो वो भी करंटली हम यूज नहीं कर सकते। एटॉमिक पावर भी हम करंटली यूज करने की सिचुएशन में नहीं है, वो भी हम करंटली यूज नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस कि वो तो कर्जा पूरा करके वो कर्जा तो पूरा कर नहीं पाएगा।
वो तो होने से रहा, कर्जा सही वर्जा तो है। आप कुछ पूरा कर नहीं सकते हैं। मुसलमानों की एक हरकत है, सिर्फ लेना जानते हैं, हाँ, देना जानते नहीं है। बिल्कुल ये सही। बहुत बुरी आदत है। एक तो उनको इस्लाम के तरीकों से फितरा, ज़कात और चंदा पे जीने की जीने की आदत। आदत है मुसलमानों को। हमारे हमारे नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब आप ऐसा मत बोले, अब हम सारे कर्जे उतार लें। देखिए महविश जी, कब भाग जाए कोई ठीक भी नहीं है, कब भाग जाए कोई ठीक नहीं है, ठीक है? इसलिए इसको भी सोच करके रखिए। और देखिए इतनी लंबी-लंबी लंतरानी आपके इस्लामिक प्रीचर भांजते हैं। यूट्यूब का पैसा जो है ओह! वो हराम है, हमारे इस्लाम के हिसाब से। तो मैं नहीं भाई, हम आपको तो नहीं कहते, हम तो नहीं कहते हराम है, हम तो कहते मैं हलाल आपका है। नाम भी नहीं ले रही हूँ, मैं आपका नाम भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन देखिए मौलाना मुफ्ती मुफ्ती तारिक मसूद को तारिक देखिए, जमील। तारिक जमील को देखिए। थोड़ा 6-6, 7-7, 8-8 ओहो यूट्यूब हो! चैनल खोल के 7-7, रखा है 8-8 दोनों लफंगा। दोनों लफंगे ने 4-4, 8-8 यूट्यूब चैनल खोल के रखा है। और इतना रो रहा था अपने बेटे के मरने पे, इतना रो रहा था। मैंने तो कहा कि भाई मिठाई-विठाई बाँटो, तेरा बेटा चला हाँ। गया बहत्तर वर्जिन ढूँढ के पास, अब वहाँ अय्याशी पे लेगा। इसमें इतना रोने की क्या बात है? ये तो तो खुशी की बात है। 72 और वर्जिन बुरे मुझे भी तो लगे। ऐसा लगता है सारे मुसलमान मर्दों को, भारत के मुसलमान मर्दों को और पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों को सही ज़हर बात है। खा के मर जाना चाहिए। जितनी जल्द मुफ्ती 72 वर्जिन उतना उनके ज़्यादा पास पहुँच अच्छा जाए उतना है। अच्छा है। मुफ्ती तारिक मसूद का चैनल तो वो डेली रेगुलर वीडियो डालते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन तारिक जमील का अपना चैनल नहीं है, वो आई गेस कोई और बंदा उनकी वीडियोस डालता रहता है, उनका अपना चैनल नहीं है। लेकिन देखो तारिक देखो मसूद साहब की बड़ी अच्छी खासी कमाई आ रही है यूट्यूब से, और देखो वो लगा देखो भी रहे हैं। महविश, आज पिछले 9 साल से मैं भारत में न्यूज़, और पहले मैं नेशनल न्यूज़ पर बैठती थी, यूट्यूब पे नहीं बैठती थी। अभी मैं 1 साल से यूट्यूब पर बैठ रही हूँ। तो इतने पॉपुलैरिटी के बावजूद भी किसी की हिम्मत हुई है कि कोई मेरा चैनल खोल के बैठ गया हो? सही बात है। नहीं ना, क्या नहीं ना? करें? मैं तुरंत एफआईआर करवा दूँगी, तुरंत। मेरे नाम से कोई चलाएगा ना तो सीधा जेल बिल्कुल जाएगा। सही। लेकिन जमील साहब का चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे उनका खैर, फ़ायदा आ रहा है। क्या कहा जा सकता है। क्योंकि ओके ऐसा व्यूवर्स, है कि आपके हालात नहीं है जवाब देने वाले, तो इसलिए जितना खामोश रहिएगा उतना अच्छा रहेगा। बहुत सी बातों का तो मैं जवाब देती भी इसलिए नहीं हूँ कि अब मैंने अगली कोई बात कर दी तो उन्होंने फिर आगे से घूम के आ जाना है, तो इसलिए बेहतर है कि चुप ही रहो। अच्छा, बहुत सारी मैं साथ-साथ कमेंट्स पढ़ नहीं पाई, बहुत सारे लोगों ने आपको बर्थडे विश की है, ठीक है? तो हमारी तरफ से, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको एडवांस में बहुत-बहुत क्या कहते हैं, जय जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभकामनाएँ। जय जय श्री राम। नाज़िया जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।